सभी को नमस्कार। हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था फोर्थ ग्रेड को लेकर। सिलेबस संशोधन के बाद दोबारा से इस वीडियो को मैं रिवाइज कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे। टेलीग्राम के माध्यम से हर चीज़ का जवाब नहीं दिया जा सकता। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि सर फोर्थ ग्रेड क्या बात नहीं करते, फोर्थ ग्रेड को सब लोग बहुत नीची पोस्ट मानते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई पोस्ट नीची होती है, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ। और जब बेरोजगार जीवन हमारा होता है, उस समय जब एक बार आप गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। मैं नहीं कहता कि आपको फोर्थ ग्रेड में रहना है, लेकिन कई बार होता है अपन किसी यात्रा पे जा रहे हैं और रास्ते में एक गांव पड़ रहा है, तो उस गांव को क्यों हम इग्नोर करें, उसको भी तो देख लेना। जब मैं मनाली गया था तो सब ने कहा कि मनाली बहुत अच्छा है, नैनीताल बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पता चला कि पास में एक ऐसा गांव है जिसका नाम ही नहीं है, धनोटी, वो तो बहुत खूबसूरत है। तो लाइफ में कई बार जब इस बेरोजगारी यात्रा में आप चल रहे हो और बीच में कोई ऐसी भर्ती जहां संभावनाएं बहुत ज्यादा हो, तो कम से कम इस मिथक को तोड़ने के लिए आपको इस एग्जाम को देना चाहिए कि कहीं मेरे भाग्य में राजयोग है या नहीं है। और यदि आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद आपके आगे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फोर्थ ग्रेड मेरे अनुसार जिस बच्चे को लगता है कि मेरा मैथ ठीक है, जीके मैंने पढ़ा है, हिंदी इंग्लिश ठीक ठाक कर लेता हूं, उस बच्चे को 100% बहुत पूरे एफर्ट्स के साथ देनी चाहिए। क्योंकि कई बार 1 या 1.5 महीने की मेहनत आपकी ज़िंदगी बदल देती है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों को 2-4 बातें बताऊँगा। ये सिलेबस है आपका पूरा का पूरा, जिसमें सामान्य हिंदी के 20%, इंग्लिश के 15 हैं, सामान्य ज्ञान के 70 हैं, जिसमें डिवाइडेशन राजस्थान का ज्योग्राफी 20% है। और ज्योग्राफी बहुत हार्ड नहीं आती है। दिनेश सेवा चयन बोर्ड की हरि मोहन सक्सेना से एज इट इज पर्सन छपते हैं। इतिहास कला संस्कृति में कला संस्कृति के टॉपिक ज्यादा हैं, तो कला संस्कृति को शानदार तरीके से तैयार कर लो। चाहे इतिहास के टॉपिक जैसे कि ऐतिहासिक घटना वाला बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आपसे तैयार नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है। ये थोड़ा सा मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि जो आपके पास 50 से 60 दिन बचे हैं, इसमें ये पहचान करो कि वो कोर टॉपिक कौन से हैं जहां से प्रश्न आते हैं। मतलब जिन टॉपिक को पढ़ के मैं इसमें सिलेक्शन ले सकता हूं। वो टाइम तो गया जब आप पूरे पार्ट को छोड़ देते थे और आपको लगता था सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं है, आपको इस पूरे पार्ट में से वो टॉपिक सिलेक्ट करने पड़ेंगे जहां से प्रश्न आ रहे हैं। ऐसे ही जैसे संविधान है और राजस्थान राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है। अब भारतीय संविधान में केवल अनुच्छेद और संविधान की विशेषताओं पे 5% पूछे गए, तो कम से कम उस पार्ट को आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में जो सिलेबस में सूचना का अधिकार दे रखा है, तो वो एक ऐसा टॉपिक है जो 10 मिनट में तैयार किया जा सकता है। तो आप ये पहचान कीजिए कि एक टॉपिक सिलेबस में डाल रखा और वहां से एक प्रश्न आता है और वो इजी रूप में उसमें प्रश्न गलत होने की संभावनाएं कम है। उन टॉपिक यानी कोर पार्ट को तैयार कीजिए। जनरल साइंस है, केवल पीवाईक्यू बेस आता है। और जनरल साइंस में भी जैसे 3 टॉपिक आ गया, आनुवांशिकी के सिद्धांत आ गए, ये 7 या 8 मिनट का टॉपिक है। मानव रोग आ गए, इस टॉपिक में प्रश्न गलत होता ही नहीं यदि आपने पीवाईक्यू भी देख ली। ठीक है, प्रतिरोधकता आ गया, अपशिष्ट वाला आ गया। ये टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं चाहे आप किसी बैकग्राउंड से हो। ये नहीं कि जनरल साइंस के 500% मेरे गलत हो जाएंगे, नहीं होंगे। 3-4 टॉपिक तैयार कर लो। ऐसे ही करंट जो है उसमें भारत और राजस्थान के, तो करंट में खेल वाले पे 2 या 3 प्रश्न आते हैं, राजस्थान के भी भारत के भी। तो खेल वाला पार्ट ढंग से तैयार कर लो। राजनीति में जो प्रधानमंत्री मोदी है उनकी जो यात्राएं हुई उनको ढंग से तैयार कर लो। तो थोड़ा सा, और राजस्थान सरकार की जो योजनाएं वो ढंग से तैयार कर लो, बजट वाली, और जो नई योजनाएं आई हैं। थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि इस पार्ट का कोर पार्ट कौन सा है जिसको मैं अब जिस पे फोकस करूं। ऐसे नहीं कि आप बस एक धर्रे में चल रहे हैं, उसी चीजों को कर रहे हैं, नहीं। कोई भी युद्ध तभी जीता जाता है जब आप उन हथियारों पे फोकस करते हैं जिनसे लंबा वार किया जा सकता है और जिनसे तेज गति से वार किया जा सकता है, वही युद्ध में विजेता बनता है। और आपको भी लास्ट में यह रणनीति फॉलो करनी पड़ेगी। बेसिक कंप्यूटर मैंने टॉपिक देखे, तो उसमें कंप्यूटर की जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाली चीजें हैं वो आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, उनमें अप्लाइड प्रश्न आएगा, तो उस पार्ट को आप चाहे छोड़ दें। लेकिन कम से कम इंटरनेट वाला टॉपिक है, नेटवर्क वाला टॉपिक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक है, कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाला टॉपिक है, इन टॉपिक्स तो आप कर सकते हैं। यही सामान्य गणित है, सामान्य गणित को आप कंप्लीट नहीं छोड़ सकते। यद्यपि ये जो पेपर का पैटर्न इन्होंने डाला है 120%, आपको ईमानदारी से बताऊं कि यदि आप बहुत अच्छे से एमसीक्यू टाइम के साथ अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो आप पेपर पूरा पढ़ ही नहीं पाओगे।
बहुत सारे प्रश्न आपको आते हुए भी नहीं कर पाओगे। तो गणित में वो पार्ट देख लो जो कम समय में किया जा सकता है, और वो टॉपिक ऐसे हैं जो आपके समझ में आ जाते हैं और आपके प्रश्न गलत नहीं होते। उन प्रश्नावलियों को ढंग से निकाल लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में आपको बताना चाह रहा हूं, इस पूरे सिलेबस में आपके 120 प्रश्न आएंगे, और आपको जो टाइम दिया इन लोगों ने, ठीक है, 2 घंटे हैं सिर्फ। मतलब आपके पास टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो इस टाइम मैनेजमेंट आप एग्जाम हॉल में जाके डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब कोई भी आप मॉडल पेपर निकालो या आप ऑनलाइन आप कोई भी टेस्ट सीरीज दो, वो टाइम देख के दो। कितने परसेंट आप कर पा रहे हो 120 में से, कितने आपको आ रहे हैं, कौन सी गलतियां आप लोगों ने की, उनकी एरर शीट बनाओ। एक 3 टाइप का रिवीजन करो। एक क्यूक रिवीजन जो मॉर्निंग में कल जो पढ़ा था उसका करिए, ठीक है। एक फ्लैश रिवीजन, कोई 6-7 दिन हो गए टॉपिक जो आपको लग रहा है यार वो भूल जाऊंगा, वो दोपहर में 2 से 2:30 बजे कीजिए। और एक लेट नाइट रिवीजन से रात को सोते टाइम जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है वो रिवीजन कीजिए। ये तीनों प्रकार के रिवीजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। मैं ये कह रहा हूं कि 100% आप बहुत अच्छा कर पाओगे। पूरे सिलेबस को जब आप देखते हैं ना, इसको पूरे सिलेबस को, तो इसमें ये देख लो कि वो टॉपिक ऐसे कौन से हैं कि हिंदी में राजस्थान बोर्ड वाली किताब से पढ़ रहा हूं, इसमें वो टॉपिक कौन से हैं जो अमूमन मेरे गलत नहीं होते हैं। कोई टॉपिक ऐसा हार्ड हो सकता है जो आपका समझ में नहीं आया, जैसे अर्थशास्त्र के पर, वैसे परिपत्र वगैरह ना बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी प्रश्न आएगा इन पे। बट फिर भी यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है टॉपिक बहुत बड़ा है और मैं नहीं कर पाऊंगा, उसको छोड़ दो। लेकिन हिंदी में आप कोशिश करें कि 12-13% लेके आए। इंग्लिश में जैसे आप पैसिव एक्टिव वॉइस, ये स्पेशली ये टेक्निकल टर्म्स वाला वर्ड है ना हिंदी वर्जन वाला, ये बहुत आसान होते हैं, 2-3 पेज के होते हैं, इनको मत छोड़िए, ठीक है। ये आपका आर्टिकल और डिटरमाइनर्स है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, कंप्लीट इंग्लिश को ना छोड़ के। ऐसे राजस्थान की ज्योग्राफी पूरी पढ़ के जानी है, ढंग से पढ़नी है, सबसे अधिक फोकस वाला बिंदु है। इतिहास कला संस्कृति में कम से कम राजस्थान कला संस्कृति का अधिकतर टॉपिक है और इनका एक निश्चित मैटर है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इसमें डीपली प्रश्न आते हैं। और 3 साल के पीवाईक्यू देखिए, बहुत ज्यादा पीवाईक्यू भी नहीं निकालने आपको कि 10 साल के देख रहे हो, नहीं, सब 3 साल के पीवाईक्यू निकालिए। और लेटेस्ट जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पेपर हुए हैं उनसे आपको आइडिया लगेगा कि इसका पैटर्न क्या है। आरपीसी के पेपर नहीं देखने आपको, स्पेशली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पेपर देखो। संविधान वाला मैंने बता दिया है, इसमें भारतीय संविधान वाला पार्ट देख लेना क्योंकि ये ज्यादा आसान है। राजस्थान में भी जैसे आप सूचना का अधिकार अधिनियम ही आसान है, जिला प्रशासन मुख्य सचिव के जो कार्य हैं, ये टॉपिक्स आप तैयार कर सकते हो कम टाइम में भी। तो आपको ये देखना है कि मैं कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कम टाइम में तैयार कर सकता हूं। अनावश्यक हर चीज नहीं देखनी। इससे मैंने बता दिया कि आपको मानव शरीर वाला टॉपिक, आनुवांशिकी वाला टॉपिक, ठीक है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन धातु, ये उलझाने वाले टॉपिक होते हैं, शायद आपको नहीं आए, बट इनमें मानव रोग है, निदान, अपशिष्ट प्रबंधन, ये जरूर देख के जाइए। और भी कुछ नहीं देखो तो इसके पीवाई को देख लीजिए, ठीक है। करंट में मैंने बताया खेल राजनीति वाला टॉपिक सबसे आसान है, इकोनॉमी वाला फिर भी हार्ड पड़ जाता है, ठीक है। तकनीकी क्षेत्र में जो क्या है मुश्किल से 2-3 पेज मैटर होता है इसका, ठीक है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व है और राष्ट्रीय कार्यक्रम और राजस्थान के संबंध में। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जरूर तैयार करनी चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये जरूर देखिए। और इसमें इंटरनेट और ईमेल, चाहे ये अनुप्रयोग वाला टॉपिक मत देखिए क्योंकि इसमें अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का लेवल बहुत अच्छा आता है यदि आपका कंप्यूटर विषय नहीं है तो। और गणित में वो प्रश्नावलियां जिनमें कम समय में प्रश्न किए जा सकते हैं उनको हल कीजिए, ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और सबसे लास्ट बात जो मैं आपको बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने जो पढ़ लिया है, नया तो कुछ करना ही नहीं है आपको। जो आपने कवर कर लिया है उसको एक बार ससरी तौर पे देख लीजिए कि अभी 1 साल में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जो भी पेपर हुए हैं क्या उस कंटेंट से आ रहे हैं क्या, उन टॉपिक पे हल्का सा फोकस कीजिए। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट अभी से करना सीखिए। कोई भी मॉडल पेपर, दिन में एक मॉडल पेपर निकालिए, या मान लीजिए 2 दिन में एक मॉडल पेपर निकालिए। और एक मॉडल पेपर में आप ये देखिए कि आपको कितना टाइम लगा, कितने परसेंट तो जो आपको नहीं आ रहे थे, और कितने परसेंट ऐसे थे जो आप पढ़ ही नहीं पाए जबकि वो कर सकते थे। ये गलतियां अभी से एक एरर सीट बनाकर उस पर नोट कीजिए। यदि आप 5 से 10 बार ऐसा कर लेंगे तो जब एग्जाम हॉल में जाएंगे ना तो आपसे वो गलतियां नहीं होंगी जो अमूमन बच्चा कहता है कि मैं तो कर ही नहीं पाया, मैं पढ़ ही नहीं पाया, मैं काश ये पार्ट कर लेता तो अच्छा होता। आप अपने इंपॉर्टेंट पार्ट से, जैसे ये मान के करिए कि कोई मान लीजिए मॉडल पेपर आपने निकाला या कोई भी टेस्ट ऑनलाइन दे रहे हैं या कहीं भी ऑफलाइन आप दे रहे हैं, तो उसमें इस नजरिए से दीजिए कि मुझे मान लीजिए मेरा सिलेक्शन होना है 4th ग्रेड में, तो मैं क्या नहीं करूंगा। इस नजरिए से पेपर देख के आइए और घर पे आके उसका एनालिसिस भी कीजिए। यदि आप विश्लेषण नहीं कर पाते हैं तो आपको अपनी कमजोरियों का पता ही नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है,
पॉजिटिविटी जरूर रखिए, मत सोचिए कि लोग कहेंगे फोर्थ ग्रेड है। मैंने पहले भी कहा है, नौकरी छोटी नहीं होती है, वो आपको आगे बढ़ाने का एक माध्यम होता है, सीढ़ी होती है। और फोर्थ ग्रेड को भी तुम इसी रूप में लीजिए कि हाँ, मैं यहां रहूंगा नहीं, लेकिन एक बार मेरा होता है तो आगे बढ़ने की संभावनाएं 4 गुना बढ़ जाएंगी। फिर जो लोग आपकी बुराइयां कर रहे हैं, पोस्ट को लेकर जो टिप्पणियां कर रहे हैं, वो सब आपकी बड़ाई करेंगे कि हाँ यार, ये आदमी सही था, फोर्थ ग्रेड को छोड़ के और ग्रेड फर्स्ट बना है। तो मेरी ये राय है, ईमानदारी से राय है, टाइम कम बचा है, तो इसको थोड़ा सा इन चीजों को मैनेज कीजिए। और ये एक अंतिम इंफॉर्मेशन आपके लिए है। आपको हो सकता है कि सर ऐड तो नहीं कर रहे, ऐड नहीं है, ये हमारा विचार था कि हम फोर्थ ग्रेड के लिए 10 मॉडल पेपर निकालें, बहुत शानदार वाले, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम पैटर्न पे। तो यदि आपने किसी और के ले रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे मत लें। अभी तक मॉडल पेपर नहीं निकाले हैं तो आप एक बार इनको जरूर देखिएगा। ये उपलब्ध हैं, विथ ओएमआर सीट हैं, और गणित के प्रश्न विथ एक्सप्लेनेशन है। तो आप इनको देख सकते हैं, आपको लगे कि सही है तो ही लेना, आपको लगे कि और मार्केट से डिफरेंट है तो ही लेना, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को अंजाम देना चाहिए। और बाकी कितनी वैकेंसी आ रही हैं, किस पे आ रही हैं, फिलहाल उन पे ध्यान मत दो। इससे फ्री होने के बाद जो भी अगला लक्ष्य है उसको ढंग से करना, क्योंकि इसकी तैयारी आपके आगे काम आ जाएगी। तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, स्पेशली जो फोर्थ ग्रेड को ये मान रहे हैं कि हमें एक सीट लेके जानी है। थैंक यू।